हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से और अपने टाइम को जो है एंगेज कर रहे होंगे कैसे भी करके। अब डिसाइड आपका है, डिसीजन आपका है, सॉरी। तो डिसीजन क्या है आपका कि इस बार कैसे भी करके ना हमें जॉब तो लेनी लेनी है, एक सीट पक्की करनी है। अब उसके लिए पता क्या काम करना पड़ेगा हमें? रेगुलरिटी बनाए रखनी है, चाहे हम अपनी क्लास के माध्यम से बात करें या हम प्रैक्टिस की बात कर लें, रिवीजन की बात कर लें। तो ये सारे के सारे ऐसे तीन 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 चार वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं उस लास्ट मोमेंट तक लेके जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के डाउट थे ग्रुप पे, मैंने देखे थे, बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स थे, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर पर्टिकुलर सभी के डाउट थे। उसमें ये थे कि भैया इतना टाइम हो चुका है, अभी इस क्लास को थोड़ा लंबा कीजिएगा। ठीक है भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ यहाँ से कि क्लास की टाइमिंग है ना जी, क्लास की टाइमिंग के बारे में। ज्योतिष, रचना, शिल्पी, मोहन, पवन, गौतम, दिवेश, उनपाल, पूजा, भारती, सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे, राम राम। चलिए जी, बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, अब मैं कुछ आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों के ये मन में डाउट है कि भाई प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ये और वो, समझो ये। आज दिन कौन सा है? आज दिन है मेरा वेडनेसडे, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यार, बस इतना है कि थोड़ा सा काम रहो। काम रहने का मतलब है थोड़ा समझदारी से काम करो, क्योंकि वो प्रेशर ना दो। प्रेशर दोगे ना तो फिर प्रेशर में बिगड़ जाएगा काम। मैं देख रहा था ग्रुप पे कि जो है आप इतने लंबे घंटे, मतलब इतने 3-4 घंटे क्लास करवा दो। भाई एक बात बताओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मैंने कल भी डिस्कस करी थी यहाँ पर कि भाई क्लास की टाइमिंग क्या करने वाले हैं हम। लेकिन करने क्या वाले हैं आप ये बताओ। अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ, अब तुम्हें तो वही तो दिक्कत है ना, या तो फिर हम तुम्हारे सामने कोई बात बोले ही ना, है ना। अगर मैं कोई बात बोल दूंगा तो फिर वो तुम्हें इंस्टेंट चाहिए। अब दिक्कत तो यही है ना कि इंस्टेंट हम कहाँ से बना सकते हैं कोई बात। मैंने कहा कि भाई हाँ, टाइमिंग मैं बढ़ाऊंगा इसकी। अब वो टाइमिंग ना, देखो भाई, बात ऐसी नहीं, हम टाइमिंग नहीं बढ़ाएंगे, हम सारी चीज़ें बढ़ा देंगे यहाँ पर। चाहे हम क्लास की टाइमिंग की बात करें, बस थोड़ा सा तो फ्री होने दो मुझे। कल भी यही मैंने बात बोली थी भाई कि थोड़ा सा तो फ्री होने दो, बस खत्म। इतना कंटेंट दे दूंगा, थ्योरी तो जा ही रही है, इतना कंटेंट दे दूंगा प्रैक्टिस में कि कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कंटेंट मिल जाएगा। और चाहो तो आप प्रैक्टिस, वीकली प्रैक्टिस की बात कर रहे हो ना, आप वीकली प्रैक्टिस में देख लो आप, इसमें भी हम करते हैं कुछ ना कुछ, करेंगे। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, क्योंकि वो चीज़ें है ना, वो फिर एकदम बवंडर जैसे ना काटो आप, फिर उससे दिक्कत आती है, फिर प्रेशर आता है, फिर जहाँ काम कर रहे होते हैं वो नहीं होता है। पता हमें भी है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है कि ये काम करना है तो कैसे करना है, इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कैसे लेवल है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हम ये पहली बार इसमें आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है ना। वो अलग की बात है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पहले क्या था, ऑफलाइन पढ़ाया था 2021 वाले में। तो भाई मतलब कोई ऐसे नहीं कि हम कोई एक स्ट्रेंजर इंसान आया और बैच में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो भी आपकी बातें हैं ना, सब समझता हूँ, लेकिन वो प्रेशर वाली बातें फिर दिक्कत आ जाती है ना, उससे फिर मतलब माइंड जो है ना वो। अच्छा एक बात आप खुद सोच के देखो, आप बहुत सारे लोग आप जो होंगे, आप में से ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होंगे, कोई स्कूल से जुड़ा होगा कहीं, मतलब XYZ। अगर आपको कोई एक पॉजिटिव कमेंट मिल जाए या कोई पॉजिटिव बात आपके बारे में बोले, तब आपका माइंड। और दूसरी बात ये कि जब आप पे कोई प्रेशर दे, तब आपका माइंड। प्रेशर का मतलब ये नहीं कि आप मेरे बारे में गलत बोलते हो या मेरे बारे में बुरा बोलते हो, बहुत सपोर्टिव इंसान हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे ये होता है ना कि क्लास की टाइमिंग इतनी कर दो, वर्कशीट, फिर ये फिर वो, मतलब वो थोड़ा ऐसा लगता है। कोई कहता है कि 12 दिन हो गए, एक टॉपिक खत्म हुआ। भैया एक टॉपिक खत्म हुआ है, एक टॉपिक खत्म हुआ है नहीं ना। 3 टॉपिक तो मैंने इक्वेशन के थ्रू ही खत्म कर दिए थे। तीसरा टॉपिक ये सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। अब आप ये बताओ कि जिसका वेटेज इतना ज्यादा है, थोड़ा सोच के देखो, जिसका वेटेज इतना ज्यादा है, हम छोटी से छोटी चीज लेके चल रहे हैं। और ना अगर बिलीव हो ना तो पेपर रखा करो सामने, पेपर रखा करो सामने, जितनी भी TGT के एग्जाम है, जितने भी LT ग्रेड के एग्जाम है, चाहे GSC का एग्जाम हो,
उनको पकड़ो। अब आप कहोगे पीजीटी का भी एग्जाम देख लो, तो मैंने कहा भाई पीजीटी के भी एग्जाम को देख लो। अब उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होंगे तो तुम हमसे ये बोलोगे कि हाँ भाई ऐसे क्यों, क्योंकि लेवल उनका थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि एनालिसिस नहीं हुआ है, वो सब हुआ है, लेकिन समझो थोड़ा सा आराम से, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन इससे बनते हैं। डीप जाने दो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत दिन से कनेक्शन में नहीं है इसके, उनको भी मुझे कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। और जो पढ़े हुए हैं, मतलब जो इसके टच में है, मैथ के टच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में सारी की सारी अवेलेबिलिटी है। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो इसको, स्पीड हाई करके देख सकते हो। मतलब थोड़ा समझो यार, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर एक चीज पे मतलब वो चीजें क्रिएट करना, प्रेशर करना, ऐसा नहीं है भाई। बस इतना, बस आप मतलब इतना भरोसा रखो कि जो मैं जो कर रहा हूँ ना, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो और चाहे जितना लेवल हो उसका, बाहर तो नहीं जाएगा। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आपको करनी होगी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि लगभग में 60% क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट से बनते हैं, लेकिन 40% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सेप्ट के बायलिंगुअल कॉन्सेप्ट से बनते हैं। बायलिंगुअल का मतलब होता है कि दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट को भी हम उसमें एंगेज कर देते हैं, दो दो तीन तीन टॉपिक की। वहां से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारी काम करती, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वहां पे हमारी काम करती है। ठीक, तो ऐसी बातें ना करना, प्रेशर नहीं करना, बस थोड़ा खुला छोड़ने दो मुझे, ठीक है। आज मैं ये वादा कर रहा हूं, खुला छोड़ दो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि मुझे केवल 5 तारीख तक समय चाहिए, केवल 5 तारीख तक। आज कौन सी डेट है? 27। कंटेंट वो दे दूंगा जो पढ़े हुए होंगे ना, जो इसके टच में भी होंगे, वो भी कह देंगे कि हाँ भाई बहुत जबरदस्त है। कंटेंट का मतलब है, कंटेंट तो जो जा ही रहा है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन और उनका जो सेटअप होगा वो बता रहा हूं, जो मैं वीकली टेस्ट करवाऊंगा। और फिर आप देख देना, किसी का किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक दे देना, उससे बाहर मिल जाए तो बताना हमें। चलिए जी। कल हमने एपी के बारे में बात करी थी। एपी में कुछ क्वेश्चन भी कल मैंने डिस्कस किए थे। आज आप डालोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या बोल सकते हो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, या फर्स्ट स्मॉलेस्ट टर्म, या लार्जेस्ट टर्म। मतलब बहुत सारी टाइप्स की मैं लैंग्वेज यहां पर बता रहा हूं। नंबर 1, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या फिर इसी को क्या बोलोगे, पहला ऋणात्मक पद, या इसी को बोलोगे ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट नेगेटिव टर्म। ग्रेटेस्ट को बोल सकते हो आप लार्जेस्ट भी, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब है कि पहला ऋणात्मक पद और सबसे बड़ा ऋणात्मक पद, पहला ऋणात्मक पद और सबसे बड़ा ऋणात्मक पद। ठीक है जी, एक सेकेंड आता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया ना, अब इसमें लिखो लास्ट नेगेटिव टर्म, या इसको लार्जेस्ट है तो इसको बोल सकते हो स्मॉलेस्ट नेगेटिव टर्म। हिंदी आप लिखते जाना, पहला ऋणात्मक पद, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा ऋणात्मक पद, अंतिम ऋणात्मक पद सबसे छोटा ऋणात्मक पद। ठीक है जी। इनके फॉर्मूले, इनकी वेस, इनका बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका होता है कि जब कोई आपका पद ना आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका कोई टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्म होगा, तो उसका मान 0 से छोटा होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको GIF का यूज करना पड़ेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये आपके डिस्क्रिप्टिव में आए। ठीक है जी, इनकी ये औकात नहीं कि डिस्क्रिप्टिव में आए, यानी आपके मेंस के एग्जाम में आएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, समझो अब इनको। इसके लिए जो आपका इसके लिए जो है ना, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? माइनस का ए, माइनस का ए अपॉन में डी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है GIF, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या काम करता है, बड़े ध्यान से देखना। ये प्लस का 1 कर दो और लास्ट में इसी में एक और जोड़कर और लिख देना टर्म। ये हमारे पद होते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। लास्ट नेगेटिव टर्म में क्या होता है कि यही चीजें लिखनी होंगी आपको, माइनस ए अपॉन में डी। क्या भाई? माइनस का ए अपॉन में डी आपको लिखना है। इसी में भाई आपको +1 करना है। ठीक है, क्या करना है? +1। एक चीज गड़बड़ हो गई।
ये आपका हो गया इसके लिए, ये आपका पद हो गया इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर बीच से जो है एक, इसको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से हटा दो बस, इस वाले को। ठीक है, नोट करो अब। मनीष भैया, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि 3191, 3191, 3191 बटा 3, 89 बटा 3, 29 डॉट 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 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स की बात कर रहा है। तो एक काम करो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म में पहला वाला पद हमें चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 31। अब आपको पता है मैं डी की भी रिक्वायरमेंट है, डी का मतलब होता है सार्वांतर, सार्वांतर निकलता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दो, यानी 91/3 में से कितना माइनस करना है? 31। 31 गुणा 3 कितना होता है? 93। 93 में से 91 चला जाएगा, माइनस का 2/3। ये हमारा क्या आ गया? डी आ गया। अब ये हमारा डी जब आया है ना, तो अब इसको उस फार्मूले में रखो जहां पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म था हमारा। क्या था फर्स्ट नेगेटिव टर्म? कि ये था, और ए का मान कितना था भाई? 31, वो भी नेगेटिव में 31 अपॉन में डी का मान खुद ही है माइनस का 2/3 एंड प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की चपेट में आएगा, प्लस का 1 लिखेगा और बोलेगा आगे जय हो टर्म। ठीक है जी। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 31 का 3 के साथ में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 31 का 3 के साथ में गुणा कराएंगे तो 93, 93 बटा में 2, 46 दशमलव में कितना आ गया? 46.5। अब 46.5 का अगर हम एक के साथ में एडिशन करेंगे तो ये बनेगा 47.5। लेकिन भैया आपको बता दूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की चपेट में है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हमेशा क्या करता है कि दशमलव वाली वैल्यू को खारिज कर देता है, वो भी तब जब पॉजिटिव होता है। जैसे समझो यहां पर 0 है, यहां पर मान लो कितना है? 1 है, और यहां पर मान लो 2 है। आपको खूब पता है कि अगर मैं यहां पर 1.9 लिखूं तो आपको खूब पता है कि ये जो है 2 के करीब है। नंबर लाइन में देखा जाएगा तो ये 2 के करीब है ना? ये नंबर लाइन में देखा जाएगा तो ये 2 के करीब है। इसका मतलब है कि इसका आंसर 2 मान सकते थे। मैंने कहा नहीं, ये GIF ठहरा, GIF ठहरा। GIF को अगर दूसरे तरीके से समझना चाहोगे तो ऐसे भी समझ सकते हो, शायद कनेक्शन थोड़ा बेहतर बना पाओ। GIF, हालांकि आपको ये समझाने वाला है नहीं, समझदार हैं सारे के सारे। GIF का मतलब GF, और GF जो होती है ना वो हमेशा क्या करती है? नुकसान कराती है। कोई दिल पे ना लेना, मजाक का मूड है बस। GIF यानी GF क्या कराती है? हमेशा नुकसान कराती है। नुकसान कराने का मतलब हमेशा लॉस होगा, यानी कि हमेशा आपकी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड में भागेगी। लेफ्ट हैंड साइड में भागेगी यानी कि 1.9 आया तो किसको पकड़ेगा? हमेशा लीस्ट इंटीजर वाले फैक्टर को पकड़ के लेगा। ठीक है जी। तो ये आएगा कितना? 47.5, यानी कि 47, और 47 में एक जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में होगा 48वां पद, 48th टर्म, आपका पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। ठीक है जी, पहला ऋणात्मक पद आपका हो जाएगा 48वां। हंस लेना लेकिन दिल पे कोई ना लेना। अरे भाई, ऐसी बात थोड़ी ना बोल दी भैया आकाश। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे सामने तो ये बात बोल दी, किसी दूसरे के सामने ना बोल देना। भाई इसका मैंने कैलकुलेशन किया, 3 को ऊपर भेज दिया, 3 को जब ऊपर भेजा तो कितना हो गया? 93, और 2 से जब डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा? 46.5, कैंसिल करा के। तो 46.5 प्लस एक 47.5 प्लस एक 48.5, यानी कि 48 आपका राइट आंसर हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन आपके लिए भाई, इसका जवाब आपको देना है। किसी एपी का पहला पद दिया जा रहा है 5/2, यानी ए का मान आपको पता है 5/2 हो गया, और हमें डी का मान पता चल जाएगा। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दो, यानी कि 23/12 माइनस में 5/2। अच्छा, हमें 12 बनाना है तो यहां पर 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है जी।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, और 23 माइनस का 30, 30 अपॉन में कितना है 12, मतलब फिलहाल देखोगे तो माइनस का 7 अपॉन में 12 आ रहा है। इसने बोला गया है, लैंग्वेज पर भी ध्यान दे दिया करो। क्या बोला जाए, बृहत्तम ऋणात्मक पद, यानी कि बृहत्तम का मतलब होता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, पहला ऋणात्मक पद। क्या होता है भाई, पहला ऋणात्मक पद। चेक करके देख सकते हो, लार्जेस्ट का मतलब पहला ऋणात्मक पद। लैंग्वेज पे खेलेगा, मैं भी खेल लूंगा। प्यार से बोलेगा, प्यार से बता दूंगा। खतरनाक तरीके से पूछेगा तो खतरनाक तरीके से बताऊंगा। तरीके सारे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा भैया आपको। दे पाएंगे ना आप इसका जवाब? चलो जी चलो, या आप खुद सॉल्व कर लेना भाई साहब। सॉल्व इट सेल्फ। अभी ना होगा एग्जाम, परेशान ना हो। चलिए जी, अब कुछ बताते हैं आपको एनकाउंटर तरीके के बारे में। एनकाउंटर हालांकि बेसिक है, बेसिक से ही मैंने खींच के लाया वहां पर। देखो जी, आप सभी को पता होगा कि किसी एपी का जो एनमा पद होता है, एपी का एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन ऑफ डी। यस और नो, बताओ जी, हाँ या ना बोलते रहना बस। क्या एपी का एनमा पद होता है जो हमारा, वो ए प्लस में एन माइनस वन ऑफ डी होता है। और यहां पर जो ये ए होता है, ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, टी एन इज इक्वल्स में टी वन प्लस में एन माइनस वन ऑफ डी। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं कनेक्शन बना रहा हूं टी एन और टी वन में, टी एन और टी वन में। बड़े ध्यान से समझो, टी वन को टी एन बनाने के लिए, ये हम मतलब ये छोटा सा लॉजिक है, लॉजिक बनाने का प्रयास कर रहा हूं। टी वन को टी एन बनाने के लिए, टी वन को टी एन बनाने के लिए हमें टी वन में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आप बोलोगे एन से वन को माइनस कर दो और डी लगा दो, तो एन माइनस वन ऑफ डी। नई बात पल्ले पड़ी, पढ़नी भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकती है। टी टेन को और टी टू है, तो इसका मतलब है टी टू को जब हम 10 बनाएंगे ना, टी टू को जब हम 10 बनाएंगे तो 10 में से 2 घटा दोगे, कितना जोड़ना पड़ेगा, 8d। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर कहूं कि T3 है और इधर T7 है, सॉरी T7 है, तो आप ये बताओ T7 को T3 बनाओगे, T7 को T3 बनाओगे तो 3 में से 7 चला जाएगा, कितना, माइनस का 4d। ठीक है, माना T12 है और इधर मान लो T16 है, तो चाहे अगर 12 को 16 बनाना चाहते हो तो 16 माइनस 12 इसकी तरफ 4d जोड़ेगा। या आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, 16 को अगर 12 बनाना चाहते हो तो 16 में 12 माइनस का 16 यानी माइनस का 4d जोड़ेगा। बात वही पड़ेगी, कैसे भी आप कर लो। ठीक है जी। अब इसके थ्रू क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया, एक बार रिएक्ट कर दो आप प्लीज। क्वेश्चन देखो आप, एपी के पहले 51 पदों का योग बताना है जब दूसरा पद 2 और चौथा पद 8 दिया जाए। इसने बोला है दूसरा पद कितना है, 2 है, तो दूसरा पद यानी कि T2 कितना दिया जा रहा है, 2 दिया जा रहा है। और चौथा पद यानी कि T4 कितना दिया जा रहा है, बोलोगे 8 दिया जा रहा है। मैंने कहा कि भाई 2 को 4 बनाना है, T2 को 4 बनाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, बोलोगे 4 माइनस 2 यानी कि 2d। तो 2 को 8 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। तो ये जो 2d है वो किसके बराबर में, 6 के बराबर में। तो यहां से आपको d का मान पता चल गया, कितना, 3। d का मान कितना पता चल गया यहां से, तो आप बोलोगे यहां से मुझे d की वैल्यू पता चल गई, कितनी, 3। ठीक है भाई, लेकिन मुझे तो एपी के पहले 51 पदों का योग बताना है, बड़ा आसान है, आप तो कर ही सकते हो। 51 पदों का योग यानी S51 मतलब n/2 और ब्रैकेट में 2a, a का मतलब हमारा कितना है, अब भाई a का मान तो निकालना पड़ेगा। ओके, a का मान हमें निकालना पड़ेगा भाई। T2 का मतलब क्या होता है, T2 का मतलब होता है a प्लस में d। अब आप ये ना कह देना कि आ कहां से रहे हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं भाई। ये T2 का मतलब कितना होता है, a प्लस में d, जिसका मान 2 के बराबर है, लेकिन d का मान खुद 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा भाई,
2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1। कभी कभी डर लगता है डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 1 प्लस 51 में से 1 चला जाएगा 50, और डी का मतलब कितना है बोलोगे भाई, डी का मतलब 3 है। 150 में से 2 चला जाएगा 148, तो 51 गुणा 148 बटे में कितना है 2 है, 7 दूना 14 72। इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 4 एकम 4, आखिरी में 4 डिजिट बनना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपने इसको करा, या तो फिर आप इक्वेशन बना के करते। इक्वेशन कैसे बनाते आप, T2 को लिखते ए प्लस में डी, T4 को लिखते ए प्लस में 3D। ठीक है, T2 को लिखते आप कितना ए प्लस में डी, और T4 को लिखते ए प्लस में 3D। फिर आप उनको सॉल्व करते, फिर डी का मान निकालते, फिर उसी में ए की वैल्यू, मतलब सब कुछ वही है, पर रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा बदल दिया मैंने, है सब वही। चलो आओ नेक्स्ट, इसी में 19वां पद। हाँ जी, कह रहा है कि किसी एपी का 19वां पद उसके 9वें पद के 3 गुने के बराबर में है। 19वां पद 9वें पद के 3 गुने के बराबर में है। बताओ भैया कैसे करोगे। यदि इसका 9वां पद 19 है, बस हो गया काम। 19वां पद जो है वो 9वें पद के 3 गुने के बराबर में है, जबकि आपको पता है कि 9वां पद आपका 19 है, तो T19 इज इक्वल्स में कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 19, 19 दिया कितना होता है 57, यानी कि T19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57 हो जाएगी। अब T19 की वैल्यू 57 हो जाएगी, तो अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ जी, बताओ जी। लॉजिक समझ लेना, हमें इसी लॉजिक का यूज करना है, इस लॉजिक का यूज। अब कैसे यूज करने वाले हो, अब एक बार खुद सोचो, खुद बताओ कि मेरे पास दो टर्म दे रखे हैं 19 और मेरे पास में 9, दोनों के दोनों। करो भाई सॉल्व एक बार। देखो जी, समझो, मेरे पास में एक कंडीशन है कि 19वां पद अपने 9वें पद के 3 गुने के बराबर में। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब है T9 को इधर लाओ, तो 19 और इधर हो जाएगा कितना T9, इधर कितना बचेगा 3 और इधर बचेगा 1। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें यह बताओ कि 19 को, किसको भाई, 19 को 9 बनाने के लिए तुम्हें कितना घटाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10D घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 10 ऑफ डी। 3 को 1 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो बोलोगे भाई साहब 3 में से 1 चला जाएगा, तो ओनली बचेगा 2। ओनली क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है जी, यहां से मेरे पास डी का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे डी का मान आ जाएगा कितना जी, कितना जी, कितना 19। डी की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 और 2 अपॉन में माइनस का 10। लेकिन जी समझो, ये T9 का मान मेरे पास में पता था, कितना पता था टी का मान, तो बोलोगे भैया T9 की वैल्यू 19 थी, तो इसमें हमें 19 का गुणा भी करना पड़ेगा। अगर रेशियो रेशियो खेल रहे हो तो फिर नॉर्मल सी बात है 19 में भी तो आएगा ना। अगर ऐसे भी ना समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर 9 को इधर रखोगे, फिर इस इक्वेशन सॉल्व करोगे। मैंने क्या बताया कि रेशियो में कन्वर्ट किया, T19 लिखा, T9 को इधर ले गया, 3 अपॉन में 1 रेशियो बन गया, 19 को 9 बनाया, माइनस का 10D, 3 को 1 बनाया 2। लेकिन आपको पता है कि मेरा T9 की जो वैल्यू है वो कितने टाइम से मतलब 19 है, तो 19 दूना 38, तो D की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई है, 19 दूना 38, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 19 अपॉन में 5। ये मेरी D की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 19/5 मेरी D की वैल्यू है। लेकिन अब हमें ए की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि T9 इक्वल से हम ए का मान निकाल सकते हैं, ए प्लस में 8D। T9 की वैल्यू कितनी है 19, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी का मान हम फाइंड कर सकते हैं कितना, माइनस का 19/5 से। इससे हम ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन तो बहुत ही है, तो इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 19 प्लस में
19 मल्टीप्लाई 8 172 171 165 होता ना, हाँ जी। डिवाइडेड बाई, अरे यार, डिवाइडेड बाई 5। इनको जोड़ो और घटाओ और पटाओ, जो भी है इसका आंसर बताओ। 19 पना 95, 9 और 1 4 5, एक मिनट, 3 में से 1 चला जाएगा। यार ये माइनस का 2 बनेगा यार। 19 3, 3 में से 1 यानी 1 में से 3 उल्टा करते हैं ना, माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, ये आएगा 19/5। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कन्फ्यूजन कर दिया। भाई T19 जो बराबर था वो 9वें पद के 3 गुना था, मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, T9 को अपॉन में ले गया तो T19 अपॉन में 9 हो गया। इधर बचेगा 3, 3 के अपॉन में 1 भी मान सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई 19 को ना 9 बनाना है, जब 19 को 9 बनाना है तो मुझे माइनस का 10D करना पड़ेगा। 3 को 1 बनाना है तो 3 में -2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मुझे डी की वैल्यू रिक्वायर, मतलब डी की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, तो ये 10D उधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 2 अपॉन में 10। लेकिन आपने देखा कि 9वां पद जो था वो कितना था, 19 था। 19 का मैंने गुणा कर दिया, 19/5 आ चुका है। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, जब पॉजिटिव होना चाहिए तो नेगेटिव नेगेटिव जाएगा। 19 माइनस में 162/5। इसका जवाब बताओ फटाफट से, क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके। 152, 152, 9 19 पना 95, 95 माइनस का 162 यानी कि माइनस का 57/5। एक ही वैल्यू आई, माइनस का 57/5। मुझसे क्या बोल रहा है कि ये सीरीज बनाओ, एक सीरीज बनाओ। क्या कहना चाहता है भाई, ये एक सीरीज बनाओ। अब सीरीज आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। सीरीज कैसे बनती है, पहला पद, फिर दूसरा पद a प्लस में d, फिर तीसरा पद a प्लस में 2d। बस यही मेरे डॉट 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 करके ये क्या हो जाती, सीक्वेंस हो जाती, बस काम खत्म है। तो पहला पद कितना हो जाएगा, माइनस का 57/5। फिर a में कितना जोड़ना है, d को जोड़ना है, तो 57 में से 19 चला गया, 38, यानी कि माइनस का 38/5। ठीक है, और देखो अगर मुझे a प्लस में 2d करना है तो d का डबल, 19 दूना 38, 57 चला जाएगा, तो माइनस का 19 बटे में कितना हो जाएगा, 5 डॉट 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 डॉट। यही मेरे पास सीक्वेंस आ चुका है। बहुत बढ़िया। नोट करिए भाई जल्दी से। हमें दशमलव में रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है कि a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, दोनों को जोड़ते जाओ, जैसा जैसा हमारा सीक्वेंस बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। चलो एक और है, एक बार इसको दोबारा प्लीज बैक करके देख लेना, नहीं आया तो बता देना मुझे। एपी का 5वां व 9वां पदों का योग कितना दिया जा रहा है, 72। 5वां पद T5 और 9वां पद T9 कितना दे रखा है, योग इसका 72। वहीं पर 7वें पद का योग यानी T7, बड़े ध्यान से समझो इनको, लॉजिकल लगाओ तो ठीक है। अगर आप इसको बेसिक करना चाहते हो तो आपके पास तरीके हैं, a प्लस में 4d a प्लस में 8d करके ऐड करो, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। 7वां 12वें पद का योग जब करोगे तो कितना मिलता है, 97 मिलता है। लेकिन मुझे बताना है श्रेणी ज्ञात करनी है। अब श्रेणी कैसे ज्ञात करोगे, तो आप देखो यार, अगर मैं आपसे कहूंगी भाई 5 को 7 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 2d। अगर T7 ऊपर होता और T5 नीचे होता तो माइनस का 2d। 9 को 12 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस में 3d। 72 को 97 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा, 15 25 25। अब आप एक बात सोच के देखो, इधर 3d इधर 2d, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 5d। 5d किसके बराबर में, 25 के बराबर में।
तो डी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। सब वही लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस इतना बता दो। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में मेकअप आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ लगा लो भैया, आकाश भैया बिल्कुल, उसको भी कवर कर लो, उसको भी कवर कर लो, बढ़िया रहेगा, वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 5। मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए। अब हमें डी का मान 5 मिल गया, लेकिन मुझे एक ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब एक ही वैल्यू ना मुझे कौन बना कर देगा, एक ही वैल्यू ना मुझे ये वाला बना कर देगा। बोलो ऐसे कैसे, अरे भाई ऐसे ऐसे ही बना कर देगा। T5 को क्या मैं तोड़ के लिख सकता हूं, a प्लस में 4d। क्या मैं 9 को लिख सकता हूं a प्लस में 8d, और बराबर में कितना है 72। तो ये बन जाएगा 2a। 8 4 12d, 12d को माइनस कर दो, यानी कि 72 माइनस का 12d, 12d, d मतलब 5, तो 12 पंचे 60। तो a का मान कितना आ जाएगा, यहां से 6 आ गया। डी पता है, ए पता है, सीक्वेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सीक्वेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, यानी ए की वैल्यू तो 6 होगी मेरे पास में। दूसरा वाला पद हम बनाएंगे, भाई सीक्वेंस बनाना है ना मुझे, श्रेणी ज्ञात करनी। श्रेणी क्या मिलती है, ए, फिर ए प्लस में डी, फिर तीसरा पद ए प्लस में 2d, फिर चौथा पद ए प्लस में 4, ए प्लस में 3d, और ये अप टू जाता रहता है। ए का मान मेरे पास में 6 आया, 6 में 5 जोड़ दोगे 11, और 6 में ही 5 दूना 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 16। तो 5 5 की गैपिंग चल रही है, 16 5 कितना होता है, 21 हो जाएगा। और ये प्रक्रिया ऐसी बढ़ती रहेगी, यही हमारा आंसर हो गया। नहीं लगा सकते हो, कंपोनेंट एंड डिवाइडर रूल नहीं लगाओगे आप। क्यों लगाओगे फालतू में, यहाँ पर कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। बेसिक तो एपी है, बेसिक तो एपी है आपकी ये। अभी मैंने इसके बारे में यही तो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आपको, कि भाई अगर 12 है, 12 को 16 बनाना है तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा, या 16 को 12 बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, माइनस का 4d। 12 को 16 बनाना है कितना जोड़ना पड़ेगा, 4d। उनका अंतर देख लो, जैसे मान लो मेरे पास 50 पद हैं और मुझे 60 पदों के बराबर में लाना है, 50 पदों को 60 पदों के बराबर में लाना है, तो सिंपल सी बात है 50 पद में 10d जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कोई कह रहा है इसका बेसिक बता दो, जी सरकार, जी सरकार जी, जैसी आपकी आज्ञा। T5 का मतलब क्या है, a प्लस में 4d, कैलकुलेशन करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T9 का मतलब होता है a प्लस में 8d, कितना दिया जा रहा है 72। मैं केवल d का मान निकाल के रखूंगा बस। दूसरा T7 है ना यहाँ पर, T7 और T12, तो a प्लस में 6d, और यहां हो जाएगा a प्लस में 11d, बराबर में कितना है 97। दोनों को जरा जोड़ के लिखो, यहां पर कितना हो जाएगा 2a प्लस में 12 बराबर में 72 हो जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 2a और 11 और 6 17d बराबर में 97। ओके जी। मैं क्यों डी को काट रहा हूं, मैं डी सॉरी मैं क्यों ए को डी को ले रहा हूं, ए को काट रहा हूं, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है ना जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉमन टर्म, यानी कि जो हमारा पहला पद है वो तो कटेगा ही कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने लोगों का एक जवाब आ रहा है ना कि डी कैसे आता है, तो डी ऐसे आता है, इनको बेसिक टर्मिनोलॉजी से सॉल्व करोगे तो ये तरीका है बेसिक का। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर मुझे किसी एक की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, या तो आप ए की निकालो या तो आप डी की निकालो। एक ही निकाल नहीं सकते, बोलो क्यों, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए दोनों बराबर है, तो माइनस करने पर यह सहूलियत हो जाएगी हमारी कि ए से ए खत्म हो जाएगा। ये देखो जरा, 12 में से 17 जाएगा कितना आएगा, माइनस का 5d। 72 में से 97 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 25। क्या कैंसिल होकर ये डी का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया कि नहीं आया। क्या आपने कुछ अलग निकाला था, बोलो जी, आपने कुछ अलग निकाला था, यही तो निकाला है ना डी का मान 5। ओके, अब इसी डी की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो ये बनेगा 2a, अरे यहां पर पुट कर दो ना, तो ये बनेगा 2a और 12d, 12 पंचे 60, तो 72 में से 60 चला जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 6। बात सब वही है, बस लिखने का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा।
आ गया समझ? ओके जी, ठीक है। रिजल्ट पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, ठीक है जी। रिजल्ट पे समझो, रिजल्ट के डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। रिजल्ट नंबर 1 है। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है? रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है? रिजल्ट नंबर 1 ये कहता है कि किसी एपी का एम्मा पद कितना दिया जा रहा है? 1/n, 1/n। और किसी एपी का जो एनमा पद है वो कितना दिया जा रहा है? 1/m। तो बोला ये जाएगा कि बताओ, एक काम करो कि इसका, चलो देखो, किसी एपी का एम्मा पद 1/n है, एनमा पद 1/m, एक दूसरे के कैसे हैं? ये बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, कुछ समय के लिए आप ये कर लो, मान लो मेरी बात, कि ये जो अपॉन में एन है ये डिवाइड में है। अब डिवाइड में तो है ही, इसको जो है कुछ समय के लिए ना इस एम के साथ मल्टीप्लीकेशन पे ले जा रहे हैं। कुछ समय के लिए ना इस एम को एन के साथ मल्टीप्लीकेशन पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं यहां से? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फिर ये क्या बना लेगा? टी एम एन बना लेगा। और जब टी एम एन बनाएगा ना तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। चाहे आप इससे भी देख सकते हो कि टी एम एन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब आप बहुत होशियार बालक हैं। बोलो कैसे? कि अगर मेरे पास में 5वां पद दिया जा रहा है 1/10, और अगर मेरे पास में 10वां पद दिया जा रहा है 1/5, तो इसका मतलब है कि जो आपका 50वां पद होगा वो 1 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, हमें तो प्रूव करके बताओ, हम तो प्रूफ वाले इंसान हैं, हम कोई बच्चे तो है नहीं। हमने कहा ये बात तो सही है, प्रूफ तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बस थोड़ा रुक जाओ, मैं प्रूफ भी कराता हूं इसको। ठीक है, देखो जरा, मैंने ये बोला कि अगर आपका एम्मा पद 1 है तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से ना हम एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं। बोलोगे क्या? कि इस एम एन को, इस कुछ समय के लिए इस एम एन को उधर भेज दो। तो मान लो ये गुणा में था, उधर भेज दोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। हैं? क्या बोल रहे हो? अरे भैया हम ऐसे ही बोल रहे हैं। सुनो, T1 एम एन को उस तरफ ले जाएंगे, जब एम एन को उस तरफ ले जाएंगे तो 1/n में कितना आ जाएगा? एम एन आ जाएगा। हैं? सही में? यस। प्रूव करके बताओ बस, तब तुम मान जाएंगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। फिर तो हम ये समझेंगे कि आप जो है ना हमारे साथ घपलाबाजी कर रहे हो। रुको जरा समझो। तो मेरे पास ये T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/m में mn। अच्छा, तो यहां से क्या मैं डी का मान निकाल सकता हूं? मैंने कहा बेशक डी के लिए तो मुझे 2 यानी दूसरे पद की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा पद मुझे कब मिलेगा? दूसरा पद मुझे कब मिलेगा? तो बड़े ध्यान से देखो, यहां पहला पद है। अगर ये पहला पद है तो मुझे दूसरा पद बनाना है। दूसरा पद कैसे बनेगा? तो कहोगे कि इसी एक में ना आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां पर आपके पास में T1 था। यस, यहां पर आपके पास में T1 था, जी हां। इसी में आप क्या कर दो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो T2 बन जाएगा और ये T2 बन जाएगा। तो अगर आपने इधर 2 का मल्टीप्लाई कराया है ना, तो फिर बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, फिर यहां पर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। मतलब भैया आप ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरा पद, अगर पहला पद अगर हमारा 1/mn है तो दूसरा पद हमारा 2/mn हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम चौथा पद भी निकालेंगे तब भी वो 4/mn हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, होगा। 10वां पद अगर निकालेंगे तो 10/mn हो जाएगा। 20वां पद अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20/mn हो जाएगा। करके तो देखो। ठीक है, अब मुझे डी की रिक्वायरमेंट है। अब आप कहोगे भैया इसको तो हटा दो, अभी तुम्हारा पत्ता साफ करता हूं, रुक जाओ हटो। अब मुझे डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डी क्या कहता है? डी कहता है कि भैया एक काम करो, T2 में से T1 को माइनस कर दो। अब T2 में से T1 को माइनस करोगे तो भाई दूसरा पद मेरे पास में कितना है? 2/mn, 1/mn। तो 2 में से 1 चला जाएगा। आंसर इसका भी कितना बनेगा? 1/mn ही बनेगा। तो आपका सार्वंतर भी आ गया। और कुछ चाहिए इसके लिए? बाकी तो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाकी इतना जरूर बन सकता है कि ये आपसे ये और पूछ सकता है कि बताओ फिर SMN यानी mn पदों का योग बता दो क्या होगा। mn पदों का योग क्या होगा? तो आप कहोगे कि mn का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो।
ये हो जाएगा mn पदों का योग। इसमें एक केस और लिख सकते हो, अब मैं प्रूव करके बता सकता हूं, थोड़ा बस वेट कर लो आप। ये कंफर्म हो गया, एक बार जल्दी बता दीजिएगा। लो भाई, वही क्वेश्चन ही मिल गया भाई जो मैंने अभी लिखा था। यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का पांचवा पद 1/10 है, T5 इक्वल टू 1/10 एंड T10 इक्वल में कितना दिया जा रहा है, 1/5 दिया जा रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनते जाना बड़े ध्यान से। T5 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D। ये पहले हम बेसिक करा दें क्या कि शॉर्टकट कराएं। बोल रहा सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। तो एक काम करते हैं भाई, पहले ना मुझे क्या क्या जरूरत पड़ रही है मुझे, पहले 50 पदों का। तो मैं एक काम करता हूँ, 10 को इधर भेजो, 5 को इधर भेजो। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे पास में T50 यानी कि जो 50वां पद है ना, वो एक मिल जाएगा। अरे वाह, 50वां पद क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक हो जाएगा। अगर 50वां पद एक आ गया तो बस कहानी में एक ट्विस्ट और बन जाएगा। बोलो क्या, कि हम यहां से पहला पद भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, पहला पद क्या हो जाएगा, 1/50। पहला पद कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1/50। चलो यहां से भी ठीक है। अब हमें पहला पद अगर मिल गया तो फिर मुझे दूसरा पद भी चाहिए। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 2/50। कितना हो जाएगा, 2/50। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर मैं T2 मिल गया, T1 मिल गया, तो अब मुझे D की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ना पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स में एन पदों का योग का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l। अगर आपको अंतिम पद पता है तब, अंतिम पद अगर पता है तब, अंतिम पद पता तो है ना, 50वां पद कितना होता है, एक होता है। 50वां पद कितना होता है, एक होता है। अच्छा जी, यानी आप ये कहना चाहते हो कि 50वां पद तो ये 50/2 ब्रैकेट में a का मान 1/50 है और इसकी वैल्यू कितनी है, एक। एल का मतलब होता है आखिरी वाला पद, आखिरी वाला पद खुद 50वां पद है। तो ये हो जाएगा भैया कितना, 50/2। अच्छा जी, 50 एकम 50, 50 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 51। और 51/50, 51/50, 50 से 50 गया, 51 में अगर आप भाग करोगे दो का तो बनेगा 25.5। यही हमारा आंसर हो गया, 25/25.5। जो हमारा 50वां पद होगा ना, सम ऑफ 50 टर्म, सम ऑफ 50 टर्म का मतलब है आप 50वें पद तक जा रहे हो, तो जो 50वां पद है वही हमारा अंतिम पद होगा। जो 50 टर्म होगा ना मेरा, यही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म ही हमारा एल होता है। बस बातें समझ में आ गई आप सभी को। हाँ, मुझे बस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, इसको आप हटा सकते हो। अगर चाहो आप तो इसको हटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हमें। दूसरे पद की रिक्वायरमेंट डी निकालने में पड़ती है, तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। आप अगर लिख रहे हो तो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अभी आपको जस्ट अभी 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 मैंने बोला था कि एस एम एन क्या होता है, एम एन प्लस में 1/2। अब एस एम एन क्या होता है, एस एम एन क्या है, एम एन क्या है, एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन। ये एम था, ये एन था, 10 × 5 50, 50 क्या हो जाता, एम एन हो जाता। बोलो यस और नो। और प्लस में 1/, में कितना होता है, 2, यानी फिर भी आंसर कितना होता है, 25.5। सही है ना।
प्रिया चौधरी T3 निकालना है तो 3 बटा में क्या कर देना है, 50 कर देना है। अगर पहला पद 1/50 है तो तीसरा पद निकालोगे तो इसमें 3 का गुणा कर देना, पांचवा पद निकालना है तो 5 का गुणा कर देना, 20वां पद निकालना है तो 20 का गुणा कर देना, ऐसे। और ये केस अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, ये वाला। अब बोलोगे mn कैसे मिलेगा, तो मैंने कहा देखो यार, mn मिलाना मतलब mn को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मान लो m है और ये मान लो n है, तो ये मान लो n है, ये मान लो mn, तो mn यानी 10 गुणा 5 50 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा mn हो जाएगा। बस हो गया काम। जो आपको ठीक लगे कर लो, दोनों केस मैंने बता दिए। चलो आगे बढ़ो। रिजल्ट नंबर 3, सॉरी रिजल्ट नंबर 3 ही होगा यहाँ पर। एक, अच्छा 2 है, ठीक है 2 है। रिजल्ट नंबर 2 ये कहता है कि कोई पद अपने पद का m गुना, यानी nवा पद n गुना है और दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी कोई पद खुद का उतने गुना है। मान लो 5वां पद खुद का 5 गुना, 6वां पद खुद का 6 गुना, ऐसे करके बराबर अगर आते हैं तो इसमें ना इसका मान आपसे बोला जाएगा कि बताओ फिर m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 0 होगी इसमें। तो फिर m प्लस n का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। जिसको थोड़ा सा भी कहीं दाएं से बाएं नजर आ रहा है ना, वो प्लीज एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लेना। जहां जहां पर आपको दिक्कत आ रही है उसको दोबारा से बैक करके लिख लेना जी। बहुत सारे बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं अभी, बेसिक मतलब अपनी वो PYQ किसी के पास में किताब हो तो उठाकर देखना आप। आ जाओ, इसका जवाब बताओ फटाफट से। बताइए जरा। कह रहा कि यदि एक AP के P में पद का P गुना, यदि किसी AP के P में पद का P गुना, ठीक है जी, P में पद का P गुना और Q में पद के Q गुना के बराबर में है, तो बोल रहा है कि P प्लस Q में पद कितना होगा, तो बोलोगे 0 हो जाएगा। ठीक है जी। बताओ भाई, आ गया समझ। कल की PDF नहीं पढ़ी है? हाँ, नहीं पढ़ी है PDF कल की? एक बार मुझे कंफर्म करके जल्दी से बता दो, क्या कल की PDF नहीं पढ़ी है? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल रिजल्ट नंबर 3, क्योंकि इससे आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। रिजल्ट नंबर 3 ये कहता है कि अगर मान लो आपका जो mवा पद है वो n है और nवा पद जो है वो m है, तो आपसे अगर pवा पद पूछा जाता तो m प्लस में n माइनस का क्या कर दिया जाता, p, जो भी पूछा जाता है। मतलब इसको तो मैं वहीं पर लिख सकता था क्या? नहीं लिख सकता था, वो अलग था। ठीक है। और ऐसे केस में एक और सबसे बड़ी बात, ऐसे केस में ना आपका कॉमन डिफरेंस का मान ऑलवेज माइनस का बन आएगा। जरा इसको भी देख लेना, जब प्रूव करना ना इसको प्रूव कर लेना। एमवा पद एन है, एनवा पद एम है, तो अगर आपका टीपी पद यानी पीमा पद जब आप निकालोगे ना, पीमा पद निकालोगे तो दोनों पदों को जोड़कर पी को माइनस कर देना। ठीक है जी। चलो, केस आपके सामने ये है। यार ऊपर नीचे कैसे कर दिया इसने, ऑप्शन सी लिखो यहां पर। 508th टर्म, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। पूरी इसने टर्मोलॉजी बिगाड़ दी। चलो यहां से ठीक है। किसी एपी का 499वां पद जो है वो क्या है, 9th टर्म। अच्छा 9वां पद जो है हमारा क्या है, 499।
तो आपसे वो ये कहना चाहता था कि भैया जो मेरे पास में 9वां पद दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 499, और जो 499वां पद जो है वो दिया जा रहा है कितना, 9। तो बोल रहा है कि कौन सा पद जो है हमारा जीरो हो जाएगा, कौन सा पद हमारा जीरो हो जाएगा, बस इतना बता दो। ये हमने नहीं बताया क्या, ये हमने नहीं बताया क्या, अभी अभी तो मैंने केस बताया यार इसका। क्यों भाई, कौन सा पद हमारा जीरो हो जाएगा? देखो जी, तो कौन सा पद हमारा जीरो हो जाएगा, तो दोनों पदों को बस जोड़ देना, वही वाला पद मेरा जो है वो जीरो होगा, यानी 9 और 499, इन दोनों को जोड़ने पर जीरो बनेगा। चेक करके देखना चाहते हो तो आप चेक करके देख सकते हो, बोलो कैसे। 9वां पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस में 8d बराबर में 499, इसको तोड़ोगे तो a प्लस में 498 d इक्वल टू 9, दोनों को सॉल्व करो, d का मान निगेटिव आएगा, निगेटिव -1, और a की वैल्यू सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना। ये सब ऊपर नीचे हो गया भाई साहब, सीक्वेंस बदल गया, सीक्वेंस बिगड़ गया भाई। चलो जी, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड दी 105th टर्म ऑफ एन एपी हुज 17 टर्म इज 35। आपका 17वां पद, आपका जो 17वां पद है वो कितना दिया जा रहा है, बोलोगे 35 यानी 35। 17वां पद कितना है, 35 है, और जो हमारा 35वां पद है वो 17 दिया जा रहा है। तो बोल रहा है 105वां पद कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, 105वां पद निकालना है ना, तो जब हम 105वां पद निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 17 प्लस में 35, और जो निकाल रहे होते हैं उसको घटा देते हैं, तो फिलहाल कितना आ जाएगा, तो 7 5 12 हासिल 1 3 1 4 1 5, 52 में से 105 चला जाएगा, तो आंसर आपका आएगा -53, -53, ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया समझ में नहीं आया, कैसे किया समझ में नहीं आया। ये हमारा पीमा पद हो गया, देखो ये हमारा एम था और ये हमारा एन था, ये हमारा एन था, ये हमारा एम था, ये हमारा पी था, तो ये एम प्लस में एन और माइनस में कितना हो जाता पी, बस वही तो फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, -53। ठीक है जी। चलो चलिए जी, चलिए रिजल्ट नंबर 4। अब इसमें सम के बारे में बात कर रहा है कि मान लो किसी एपी के, मान लो किसी एपी के एम पदों का जो योग है वो एन दिया जा रहा है, और अगर किसी एपी के एन पदों का योग अगर एम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फिर एम एन एस एम प्लस एन पदों का योग कितना हो जाएगा। तो बोलोगे भैया माइनस करना और दोनों को जोड़ देना, माइनस करके दोनों को जोड़ देना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए। पूरे पूरे ऑप्शन नहीं चले गए हैं इसके तो चलो कोई नहीं, यहां से देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन है हमारे पास। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म ऑफ एन एपी 30, मतलब कि हमारे पास 10 पदों का जो योग दिया जा रहा है वो 30 दिया जा रहा है, इसी के साथ साथ जो 30 पदों का जो सम है वो 10 दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, तो 40 पदों का योग कितना होगा। अच्छा 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 10 प्लस में 30 करके, तो ये कितना आएगा, तो माइनस लगाओगे और 10 प्लस में 30 कर दोगे, तो फिलहाल आंसर आएगा माइनस का 40। ठीक है, माइनस में 40। पिछला क्वेश्चन हल कर दें। ओ भाई साहब, चलो पहले आप इसको नोट कर लो एक बार, फिर हम हल करते हैं उसको। भाई पता है दिक्कत क्या है, अभी टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, हम बीच बीच में देखो जो छुटकर छुटकर क्वेश्चन होते हैं। अच्छा तुम खुद लॉजिकल क्वेश्चन बना कर बताओ, मतलब इतना बताओ लॉजिक
कि क्या 3 या 4 महीने में हम प्री के साथ में मेंस को भी कवर कर सकते हैं? करने की तो कोई बात नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन 4 महीने में कैसे होगा? अगर हर क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसको लिखना है, बेसिक बताना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं बिल्कुल। इसको अगर आप हल करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, 30 17 को लिख सकते हैं, a प्लस में 16d इक्वल में 35। 35वें पद को लिख सकते हैं, a प्लस में 34d इक्वल में कितना हो जाएगा 17। माइनस कर दो इन दोनों को, क्योंकि a को खत्म करना है। 34 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 18d, 18 ऑफ d, वो भी कैसा है नेगेटिव। और 35 में से 17 चला जाएगा, तब भी कितना बचेगा 18। तो क्या मेरे भाई d का मान -1 आया कि नहीं आया? बस इतना बता दो। अगर d का मान -1 आया तो क्या मैं a का मान नहीं निकाल सकता d की वैल्यू यहां पर पुट करके? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। माइनस का 16 आएगा, 16 को उधर ले जाएंगे, तो 35 प्लस में 16, 35 प्लस 16 कितना हो जाएगा? तो कहोगे 6 5 11 यानी कि 51। a का मान कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। मुझसे कौन सा पद पूछा जा रहा है? 105, 105। 105 का मतलब क्या होता है? a प्लस में 104d। तो a का मान कितना है? 51 और 104d। अच्छा, आपको d का मान तो पता है निगेटिव है, तो माइनस का 104, 104 में से 51 चला जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 53। भाई जो आपको सही लगे वैसे कर लो। चलो आओ, लिखो एनी टर्म इज जीरो। एनी टर्म इज जीरो। जब आपका कोई पद एक जीरो दिया जाए तब आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जब आपका कोई पद एक जीरो हो तो कैसे आप क्वेश्चन बनाओगे? ठीक है जी, कवर दोनों को किया जा रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप अपने एफर्ट्स नहीं लगा सकते? थोड़े बहुत भी आप थोड़े बहुत भी क्या अपने एफर्ट्स नहीं लगा सकते? ये जो बेसिक चीजें थी, क्या आप इसको प्रूव नहीं कर सकते थे खुद से भी? जहां पर हमें पता है कि जहां कहां से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप अगर PYQ जब देखते हो ना, आपके पास में किताब होगी, मैं तरीका बताता हूं तुमको कहां से आपके बनेंगे मेंस टाइप के क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हो, उसमें देखना PCS वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे, या हैं तो सारे के सारे वही, लेकिन बात क्या है कि उनको ये उस तरीके से हाईलाइट करना और उनको समझना कि ये PCS में पूछा गया, इसका डिस्क्रिप्टिव है, या कोई सब्जेक्टिव होता है ना, कि कोई आप UPSC की भी तैयारी कराते हो तब भी आपके पास में एक सब्जेक्ट होता है, एक सिंगल सब्जेक्ट जिसमें आप ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है जी, तो ऐसे समझो आप, तो उनको एनालिसिस करना स्टार्ट करो। अभी हम जब मेंस के भी अभी इसी में क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस बात ये कि मेंस के क्वेश्चन होंगे सेम पैटर्न से होंगे, बस तरीके थोड़े से बेसिक बन जाएंगे। जैसे यहां पर अभी आपने देखा कि इस तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाए ना, उसी से ही क्वेश्चन होने वाले हैं बस। ठीक है, कल की पीडीएफ अभी आ जाएगी। चलो बताओ भाई। बोल रहा है कि किसी एपी का 9वां पद शून्य है, 9वां पद शून्य है ना? ठीक है जी, तो T9 इज इक्वल्स में 0। किसी एपी का 9वां पद शून्य है, तो 19वें पद का अनुपात क्या होगा? मतलब वो ये कहना चाहता है, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, कि T29 अपॉन में T19। इसका आपको बताना है जवाब। अब देखो बड़े ध्यान से, अपने लॉजिक से लगाओगे, जो हमने तरीके बताए हैं उससे करोगे, तो जस्ट 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 शायद मेरे हिसाब से 5 सेकंड भी ना लगेगा, आंसर आ जाएगा। बोलो कैसे? 9 को 29 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 20d।
9 को 19 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 10d। कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 2/1। 2/1 को क्या मैं लिख सकता हूं? 2:1। ऑप्शन नंबर सी। ये है लॉजिक जो मैंने आपको सिखाया था। अब अगर इसका बेसिक करना चाहो तो बेसिक करो। वही बात है, क्वेश्चन की औकात भी होती है ना कि ये आएगा डिस्क्रिप्टिव में कि नहीं आएगा। अब इनकी औकात नहीं है भाई, दिक्कत ये है। T9 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 8d इक्वल टू 0। T29 को क्या लिख सकते थे? a प्लस में, अब जैसे T29 है मेरे पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो T29 को लिखा जा सकता है a प्लस में 28d। T19 है, T19 को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस में 18d। अब हमें एक बात बताओ, क्या हम a का मान यहां से निकाल सकते हैं? माइनस का 8d। माइनस का 8d यहां लिखोगे तो कितना बचेगा? 20d बचेगा। और यहां पर 8d लिखोगे तो 10d बचेगा। आंसर तब भी आएगा 2:1। इस a की जगह पर कितना लिखा? माइनस का 8d। a की जगह पर कितना लिखा? माइनस का 8d। तब भी सेम है। आ जाओ भाई। इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3। ये रिजल्ट बड़ा मजेदार, सच में बड़ा मजेदार है। समझाते हुए चलेंगे। देखो आओ। मैंने कहा कि मेरे पास में एक पद दिया जा रहा है एपी का, 2 पद दिया जा रहा है, 3 पद दिया जा रहा है, 4 पद दिया जा रहा है, 5 पद दिया जा रहा है, 6 और डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे मेरे किस में है? तो बोलोगे भैया ये एपी में है। अच्छा, हमारा जो केस बनता है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3, वो ये बनता है कि मान लो n पद, 2n पद, 3n पदों का योग क्रमशः sn, s2n और s3n है। तो इनके लिए शर्त क्या बनती है? तो आप इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करो। बेसिक भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक करवा भी तो रहे ना बेटा। देखो यही तो मंथन होता है ना। बेसिक करवाओ, बेसिक ना करवाओ। अरे भाई रहने दो भाई, तुमसे ना जीत पाएंगे हम। n 2n 3n पदों का योगफल क्रमशः कितना होता है? तो एक काम करते हैं, क्या हम उससे प्रूव करके बता दें फॉर्मूला क्या बनता है, या फॉर्मूला बनाकर प्रूव करवा दें इसको? देखिए जी, n का मान अगर हम 1 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब एक पद, 2 पद और 3 पदों का योगफल क्रमशः Sn, यानी कि इसको लिख सकते हो S1, इसको लिख सकते हो S2, इसको लिख सकते हो 3। मतलब इसका ये कि एक पद, 2 पद और 3 पदों का योग क्रमशः S1, S2 और S3 है। तो एक काम करें, S3 को निकालो आप। पहले आप निकालो S3। S3 का मतलब है 3 पदों का योग। 3 पदों का योग मतलब 3, 2, 1 कितना आएगा? 6। 2 पदों का योग कितना आ जाएगा? 2 प्लस में 1 यानी कि 3। और एक पद आपका दिया जा रहा है, एक पद का योग तो केवल 1 होगा। मुझे इन तीनों में रिलेशन बनाना है। मुझे इन तीनों में रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन कैसे बनेगा? क्या मैं लिख सकता हूं कि जो 3 पदों का योग होता है वो 2 पदों के योग में से एक पद का योग और कि 3 के मल्टीपल के बराबर में आता है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? बोलो कैसे भैया? S3 मतलब 6 हो गया, 3 S2 का मतलब हो गया 3, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 3 गुणा 2 और इधर 6। क्या 6 बराबर में 6 आ गया? आपने कहा बिल्कुल। तो मतलब ये कैसे हो रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। कितना फॉर्मूला बन गया? बड़े ध्यान से देखो कि ये 3 यानी S3n बराबर में 3 ब्रैकेट में S2n और माइनस में कितना हो जाएगा? Sn हो जाएगा। ठीक है जी, ये तरीका है। बात समझ में आ गई कि भैया 3 पदों का योग, 2 पदों का योग और 1 पदों के योग में क्या रिलेशन होता है। चलिए आइए,
कह रहा है कि इफ एन पदों का योग एस एन है और 5 एस एन इज इक्वल्स में कितना दिया जा रहा है, 15 S to n। ये गड़बड़ हो रहा है फिर तो, यहां पर S to n होना चाहिए था। हाँ ये देखो लिखा है S to n होना चाहिए था। तो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इस एस एन में और S to n में क्या कर सकते हैं, तो एक काम करेंगे, एस एन अपॉन में S to n ले आओ, और एक तो इसमें पहले से था, ये 5 को इधर भेज दो डिवाइड में। तो इसका मतलब भाई यही तो हो गया कि एस एन यानी एन पदों का योग 1 हो जाएगा और 2n पदों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है S3n। तो सबसे पहले आपको S3n निकालना पड़ेगा। S3n क्या कहता है, 3 ब्रैकेट में S2n माइनस का Sn। तो 3 तो मुझे ये दिया गया था, S2n का मान 5 है, माइनस का 1, तो 4 बचेगा, 4 थी 12, मतलब S3n की वैल्यू 12 आ गई। तो यहां पर लिख दो भैया, इसका मान कितना हो जाएगा 12, और S2n का मान कितना मैंने निकाला है 5, तो आएगा आपका 12/5। टेलीग्राम चैनल जो है आपके बैच में ही मिलेगा। बैच में लिखा होगा एक तरफ सब्जेक्ट, एक लाइव और एक तरफ टेलीग्राम। टेलीग्राम वाला जो है उसको ज्वाइन कर लेना, आप ज्वाइन हो जाओगे, और रात को 8 बजे ही मैसेज आप कर सकते हो। 12/5 आपका राइट आंसर है। चलिए जी, अब इसको शॉर्टकट में करने का प्रयास करें। अरे हटाओ जरा, छोड़ो। कह रहा है कि यदि किसी एपी के एन विषम पद हैं, कितने विषम पद हैं, विषम पद हैं। विषम पद का मतलब है या तो वो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, जितने भी मेरे पास में विषम पद होंगे। लेकिन इसका मध्य पद एम है, तो एपी का योग, एपी का योगा नहीं बोल रहे, योग पूछ रहा है टाइपिस्ट भैया। एपी का योग क्या होगा, देखो जी, लेट कर लो, या तो आपको अगर बेसिक करना है तो बेसिक करो। बेसिक आपके पास में पद पता है, डॉट 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 n माइनस का 1 करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी, हाँ जी, आओ। मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया 3 विषम पद। तो 3 विषम पद, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। ये मेरे पास में 1 2 3 पद हैं, और 3 पद जो होते हैं वो हमारे विषम पद हैं। 3 पद का मतलब है ये हमारे क्या है, विषम पद हैं। कैसे पद हो गए भाई, ये विषम पद हो गए। लेकिन ये कहना चाहता है कि इसका मध्य पद है जो वो m है, मध्य पद m है, यानी कि ये जो 2 है वो आपका मध्य पद है, यानी m। और जो n होता है ना, n का मतलब विषम पद, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखो, इसने पूछा है योग, योग कितना निकल के आएगा, तो कहोगे भैया सम कितना निकल के आ जाएगा, तो सम बोलोगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3, मतलब इन सभी पदों को जोड़ दो तो वही तो सम होगा ना, तो कितना आया 6। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर m और n का मान रखने पर 6 बनता हो। तो आपने कहा केवल और केवल एक ऑप्शन बनेगा, बाकी कोई बनने से रहा। 3 2 जा 6, ऑप्शन नंबर सी राइट। तो वो इंस्टॉल करो ना उसको, अब टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तभी तो आप ज्वाइन हो पाओगे ना उसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे अब ये है, उसी से रिलेटेड है भाई। कह रहा है कि जो एस एन है वो डिनोट करता है एन पदों का योग, यानी एन पदों का योग हमारा एस एन डिनोट करता है। ठीक है जी,
जहां पर आपसे बोला जा रहा है एस एन प्लस का 1, एस टू एन, एस एन प्लस में 2, एस एन प्लस में 1 और एस एन। मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता है कि मेरे पास कितने पद है, मुझे तो नहीं आइडिया है। अब जब मेरे पास में आइडिया ही नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट कर लो भाई, लेट एन इज इक्वल्स में आप तो एक मानना चाहो एक मान लो, दो मानना चाहो दो मान लो, तीन मानना चाहो तीन मान लो, चार मानना चाहो चार मान लो, मुझे कोई फर्क ना पड़ता है इसमें, ठीक है। आपको जो मानना, मैंने जैसे एक माना, लेट कर लिया एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू अगर 1 मैंने लेट किया तो आपके पास में टोटल पद कितने बन जाएंगे, तो बड़े ध्यान से देखना। एक रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, अगर यहाँ पर एक रखोगे तो कितना हो जाएगा 3, अगर एक रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2, और यहाँ पर कितना है ओनली 1। तो ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाह रहा है 4 पदों का योग, बताना चाह रहा है 3 पदों का योग, ये बताना चाह रहा है 2 पदों का योग, और ये 1 पदों का योग। अच्छा, एपी के जो पद होते हैं, एपी के जो पद होते हैं उनको हम क्या लेट कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया एपी के जो पद होते हैं, एपी के आप कोई भी लगातार 4 पद को लेट कर लो, चाहे आप एक से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो अब यहां से आप देखो, ये कह रहा है 4 पदों का योग, तो 4 पदों का योग कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, इसको 10 मान लो, -3। 3 पदों का योग 3 2 5 और 1 6, ये 6 हो गया, प्लस 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3। S1 का मतलब एक पद का योग ओनली 1। ये बन रहा है 10 और 9, 10 9 19, 19 19 हो जाएगा, 6 18, 18 -1 यानी कि माइनस का 19, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर भी राइट है भैया, बता रहा हूं, ठीक है जी, रुक जाओ। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं रिपीट करता हूं उसको। चलो एक बार आखिरी वाला देख सकते हो आप, लास्ट क्वेश्चन को जब आप देख रहे होगे ना, इसको समझो आप। इसने कहा है कि किसी एपी के विषम पद हैं। अच्छा, विषम पद हमें पता नहीं चलेंगे कितने पद विषम पद हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। तो मैंने एक काम किया कि आप कोई 3 विषम पद मान लो, और आपको पता है कि एपी के 3 विषम पद कितने हो सकते हैं, चाहे तो आप इसको 1 2 3 करके मान लो, 4 5 6 करके लेट कर लो, 11 12 13 करके मान लो, या एक्स वाई जेड जैसी आपकी इच्छा करे। मैंने 1 2 3 इस वजह से माना है क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी, आंसर जस्ट 5 या 10 सेकंड में आ जाएगा। मैंने 3 पद माने, 1 2 3। अब ये देखो 3 पद भी हो गए, तो 3 पद का मतलब विषम पद, लेकिन बोला जा रहा है इसका बीच वाला जो पद होगा, यानी इसका जो मध्य पद होगा, तो 3 पदों का मध्य पद कौन है, दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना दिया जा रहा है 2, तो m का मान 2 हो गया, और टोटल पद कितने हैं हमारे पास में 3, n का मान 3 हो गया। ऑप्शन उठाओ, जिस ऑप्शन में mn की वैल्यू रख दो, और जो हमारा 6 देता है वही राइट हो गया, ठीक है। 1 को ही क्यों रखे, अच्छा जी, जी इस वाले प्रश्न की बात कर रहे हो, ठीक है भाई। 1 क्यों रखे, मेरी इच्छा थी 1 रखने की, आप खुद जरा सोच के देखो आप। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, डोंट वरी, कुछ भी मानो, क्योंकि आपको पता है ना कि मेरे पास एन पद कितने एन पद हैं, हमें तो नहीं मालूम एन पद कितने होंगे। आप चाहो तो एन का मान यहां पर 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान लो यहां पर एन का मान 2 मानते हो, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 3 2 5, फिर 5 पद बन जाएंगे।
और 5 पद बनेंगे तो फिर हमें 5 तक जाना पड़ेगा यहां पर, और जब 5 तक जाओगे तो ये 10 10 5 15 बन जाएगा। चलो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये बन जाएगा 15 माइनस 3, फिर 4 पदों का योग कितना हो जाएगा 10, फिर प्लस 3, 2 पदों का योग है, नहीं 3 पदों का योग हो जाए ना, क्योंकि 3 ही फ्री, 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, और इधर फिर 2 पदों का योग हो जाएगा, 2 पदों का योग कितना हो जाएगा 3, तो 6 तिया 18, 18 और 18 कितना होता है 18 और 15, 15 15 30 और 33, और 10 तिया 30 और 33, तब भी हमारे पास में कितना आंसर आता है 0 आता है। प्लीज टाइम वेस्ट ना करो, है ना, समझ में आ चुका होगा, बस आगे बढ़ते हैं। चलो एक बढ़िया सा प्रॉपर्टी यहां पर बताने वाला हूं अब आपकी, इसके थ्रू क्वेश्चन आपके बने हुए भी हैं, ठीक है जी, इसके थ्रू आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। मान लो एक ट्रेंगल्स के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है और आपका एक इक्विलेटरल के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है। ट्रेंगल के हिसाब से जानते हैं पहले तो, मान लो मेरे पास में ये कोई ट्रेंगल है, अरे ना बाबा ना 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 ना, ये लो, ये ट्रेंगल है, चलो बना ही देता हूं, एक ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल, ठीक है जी। अब समझिए आप, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, लेकिन याद रखना उनके बीच का जो डिफरेंस यानी अंतर जो है वो बराबर आना चाहिए। आपको भी पता है भाई क्या, कि त्रिभुज के 3 कोण या तो अगर 60 या 60 या 60 होंगे तब भी मेरे पास में किस में होंगे, एपी में एंगल होंगे, या फिर ये 30 बनाएगा या 90 बनाएगा या 60 बनाएगा, तो 30 60 90 तब भी मेरे पास में एंगल होंगे, तो एपी में होंगे। बोलो क्यों, 30 में 30 जोड़ोगे 60, 60 में 30 जोड़ोगे 90, अंतर समान, 60 में 0 जोड़ोगे 60, 60 में 0 जोड़ोगे तो 60, अंतर समान, अंतर समान। अब बड़े ध्यान से समझना आप, इसमें ना एपी की कंडीशन में 3 साइड होती हैं। अब जब 3 साइड होती हैं तो 3 एंगल भी होते हैं, जो 3 एंगल काम करते हैं ना, तो 3 एंगल यानी कि किसी ट्रेंगल के एंगल्स के बारे में बात करें तो 3 एंगल होते हैं, और तो 3 साइड हम क्या मानते थे, ए माइनस का डी, ए और ए प्लस में डी। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ भाई, मानते थे कि नहीं मानते थे? किसी त्रिभुज की 3 साइड होती है तो 3 एंगल बनेंगे, 3 एंगल बनेंगे तो हम उस 3 एंगल को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए माइनस का डी, ए और ए प्लस में डी, यही तो है ना, ठीक है जी। अब हम इसी का यूटिलाइज जो है ना वो यहां पर करने वाले हैं। त्रिभुज के कोण एपी में यदि न्यूनतम कोण 15 है तो अधिकतम कोण कितना हो जाएगा, तो आओ बोलो इसको, 3 कोण मतलब ए माइनस का डी, फिर ए प्लस में डी, बराबर में कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यहां पर बन जाएगा 3a और डी का डी खत्म 180, तो यहां से कितना बनेगा, क्या ए का मान मैं बता सकता हूं क्या, ए का मान मेरा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ए का मान हो जाएगा यहां पर 60 है। अच्छा, अगर ए का मान 60 है तो फिर डी का वैल्यू भी निकल जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल, न्यूनतम कोण की बात कर रहा है ये। अच्छा, इसमें ये बताओ कि जो न्यूनतम कोण के बारे में बात करेगा तो न्यूनतम कोण का मतलब है जो सबसे छोटा है वाला एंगल होगा, यही तो होगा हमारा न्यूनतम एंगल, यानी न्यूनतम कोण, बिल्कुल मिनिमम एंगल। तो क्या बनेगा, ए का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस का डी, बराबर में कितना दिया जा रहा है 15, तो डी का मान कितना हो जाएगा 45। और अब क्या कह रहा है, अधिकतम एंगल बताना है, तो बताओ तो भैया अधिकतम एंगल, ए का मान 60 है और डी का मान कितना है हमारे पास में 45, तो कितना हो जाएगा 105। अब जरा चेक करके देख लो, जरा चेक करके देख लो, तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 बनता है, मैंने कहा बिल्कुल, 60 45 95 95 नहीं 60 45, हाँ 95 95 में अगर ये जोड़ोगे, ये तो ज्यादा हो रहा है फिर तो, क्यों जी,
पैंतालीस 10 60। नहीं ठीक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सौ पांच। चलो अगर फर्स्ट डे हो चुका है तो भाई इसको हटा दो। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा ये वाला नहीं हुआ होगा। क्वाड्रिलेटरल वाला हुआ था क्या? क्वाड्रिलेटरल वाला हुआ था क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं हो। चार भुजाओं का मतलब क्या होता है? जैसे कि चारों कोणों का योग कितना हो हमारे पास में 360। अब अगर चारों कोणों का योग मेरे पास 360 होगा तो ये बताओ चार भुजाएं एपी के चार पद, एपी के चार पद क्या माने जाते हैं? तो बोलोगे एपी के चार पद ए माइनस का 3D। एपी के चार पद क्या माने जाते हैं? ए माइनस का 3D, ए माइनस का डी, ए प्लस में डी, या ए प्लस में 3D, ये माने जाते हैं। अब आप इन सभी को जोड़ो। अगर आप इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो, तो वो 360 के बराबर में आना चाहिए। आना चाहिए ना? तो आप सबको अगर ऐड करते हो तो 360 के बराबर में आना चाहिए। तो डी से डी कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने? 4a। यानी यहां पर बनेगा 4a बराबर में कितना? 360। तो a का जो मान आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण बोले तो क्या होता है? सबसे छोटा कोण आपके पास में कितना दिया जा रहा है? बोलोगे a माइनस 3D। तो a माइनस का जो 3D है वो कितना है? सबसे छोटा कोण है। सबसे छोटा कोण कितना है? 50। तो a का मान 90 है, तो 90 उधर पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 3D। और 90 जब उधर पहुंचा ना तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। लोचा तो नहीं हो गया कुछ? क्यों जी? गलत कर दिया क्या मैंने यहां पर? अरे यार, एक का मान मैंने कितना निकाला? 60। नहीं सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे लोचा है क्या? ए की वैल्यू 60 आई, 60 आ गई, ठीक है। हम्म। और मेरे पास में न्यूनतम कोण 15 दिया जा रहा है, यानी कि इसकी कंप्लीट वैल्यू 15 है। तो ए का मान अगर 60 रखेंगे तो डी का मान 45 आ जाएगा। तो 15 में कितने का अंतर है? अरे भाई आप इसको ऐसे क्यों जोड़ रहे हो? इसको 15 जोड़ोगे ना, 45 थोड़ी ना जोड़ोगे आप। कैसी बात कर रहे हो? 180 से ज्यादा आ रहा है, कैसी बात करते हो आप? ये मेरे पास सबसे छोटा एंगल है। सबसे छोटा एंगल कितना है? 15 डिग्री है ना। फिर बीच वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। बड़ा वाला एंगल कितना है? 105 डिग्री है। तो 60 15 75, 75 में 105 जोड़ोगे 180 बन रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम खुद को? आ जाओ जी। लेकिन हमें दिक्कत यहां पर आ रही है। इसमें तो लोचा हो जाएगा भाई। 3D, ए उधर पहुंच जाएगा, ए का मान 90 माइनस का 40, तो डी का मान आ जाएगा 40/3। ऐसे शायद मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर 40 होगा। चलो अच्छा, अगर होगा भी तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। हमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होता है ए प्लस में 3D। ए प्लस में 3D, ए का मान 90 है और 3, और डी का मान कितना है? 40/3। कैंसिल आउट करेगा तो 9 4 13 130। अब एक काम करेंगे भाई, 130 अगर मेरा सबसे बड़ा एंगल है
तो a प्लस में d कितना हो जाएगा, a प्लस में d 40/3, यानी ये तो यार गड़बड़ कर जाएगा ना फिर तो। कोई बात नहीं, a प्लस डी भी करा देते हैं, चेक करके देख लेते हैं ना। a का मान 90 है और d का मान कितना है 40/3, ठीक है। तो 270, 310, ये तो बहुत लंबा जाएगा यार। a माइनस का d, तो 9 में से 9×27 में से 40 चला जाएगा, 240, 230/3 प्लस a माइनस का 3d कितना दिया जा रहा है, ऑलरेडी उसने 50 दे रखा है, तो 50 और 30 180, 180। चलो इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 0 है, 3 और 1 4, और ये 3 2 5 54। हाँ सही है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। 18 3 54 और 180, ठीक है, क्लियर आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जी, हमने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर क्या किया, चलो देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, सभी एंगल को जोड़ा, ए का मान 90 डिग्री निकाल दिया। अगर 90 डिग्री आया तो जिसमें बोला जा रहा था सबसे छोटा वाला एंगल कितना है, 50 है, तो सबसे छोटे वाले एंगल को हमने 50 के बराबर रखा। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान कितना निकला है, 40/3। तो इसका आंसर मेरे पास में कितना आ गया, 40/3 डिग्री, एक आंसर बना। फिर इसने बोला है कि सबसे बड़ा एंगल बताओ, सबसे बड़ा एंगल कितना होता है, a प्लस में 3d, a प्लस में 3d, a का मान 90 है, d का मान 40/3 निकाला, 9 4 13 130। ना 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 बाबू, ना 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 ना, हाँ ठीक तो आ रहा है, सही तो आ रहा है यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, प्लीज रुक जाओ, शांति सुन लो। ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है यानी 130, और छोटा एंगल हम कितना निकाल चुके हैं, जल्दी देखना, छोटा एंगल हम कितना निकाल चुके हैं, 50। छोटा एंगल कितना है, 50 है, तो 130 और 50 180। बाकी हमें इन दोनों एंगल को जोड़ के देखना है, चेक कर रहा हूं बस केवल, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 310/3, 230/3, दोनों को जोड़ोगे 540/3, 180, 180 प्लस 180 360, ठीक आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 130 सबसे बड़ा एंगल है, ओके। अब जिसका जो आता है अपना देख ले। चलो जी, ओमेगा की बार में 17 और ओमेगा की बार में 19, ये 3 से डिवाइड करोगे 7 और 1 8, 8 8 कितना ज्यादा है, 6 से 2, तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस का 1 आएगा। अगर वहां पर कुछ ऐसी चीज रह रही है तो देख लेना, -1 हो गया, ठीक है भाई, विवेक भैया देख लो भाई। ये चीज कंफर्म होगी। अब हम तुम्हें बताते हैं डिफरेंस ऑफ एपी। डिफरेंस ऑफ एपी का मतलब समझते हो ना, कि जो हमारे पद होंगे उनके बीच का डिफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है जी। नोट करना चाहो ऐसे नोट कर सकते हो आप कि डिफरेंस इन एपी के टर्म, मतलब कि एपी के पदों में अंतर दिया जाएगा आपसे, आपसे बोलेगा कि भाई एपी के पदों में अंतर है, तब आपसे कुछ पर्टिकुलर केसेस में आपका जवाब चाहिए होगा, उसको क्या बोलना है, कैसे देना है। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, और बड़ा ही प्यारा जबरदस्त प्रश्न है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आया हुआ है, अभी हम इसकी वर्कशीट अपलोड करवाएंगे एक आज शाम को 12 या 2 बजे के बाद में, इसी की एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं सबको मैं अपलोड करवा दूंगा, आराम से इसको सॉल्व कर लेना। और सब कुछ पता है, सबसे बड़ी बात, सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ, LT ग्रेड, TGT, GIC, PGT के भी क्वेश्चन है, वो सारे इसी एपी के कॉन्सेप्ट से बने हुए। चेक, जब आप सॉल्व करो खुद ही मजा आ जाएगा आपको। 0 3 7 12 18 ... का समापद क्या होगा, ये बात है। तो देखो जी, जब आपके पदों में अंतर दिया जाए, यहां पर तो तुमने लिखा ही नहीं, जब आपके पदों में अंतर दिया जाए तो आपका अगर एनवा पद पूछा जाएगा, जब एपी के पदों में कुछ डिफरेंस हो, अलग अलग डिफरेंस हो, तो क्या होता है
कि आपका एनवा पद यानी कि टीएन, आपका जो एनवा पद होता है वो किसके बराबर में आता है, टी1 यानी पहले वाले पद यानी ए बोल सकते हो इसको, और एस एन माइनस वन के योग के बराबर में आता है। सर पढ़ लेना पड़ा, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन कराने से पहले कैसे पढ़ जाएगा। देखो अब कराता हूं, जैसे यहां पर 0 7 12 18 देखोगे तो अंतर बढ़ रहा है, जरा चेक करके देखना। 0 है, यहां 3 है, ये 7 हो गया, यहां पर कितना हो गया भाई 12, और यहां कितना हो गया 18। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का बढ़ रहा है, डॉट 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 डॉट। अंतर सभी का अलग अलग है। 0 और 3 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का। 3 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का, 4 का। 7 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का। और 5 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का। इसका मतलब है आगे आने वाला जो पद होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा, 7 का। ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ती रहेगी। तो ये है हमारे एपी के अलग अलग। क्या हुआ, ठीक है जी। इनके क्या है, इनके अंतर हैं अलग अलग। तो हर एक एपी के पदों में अलग अलग डिफरेंस बना है। वही उसने बोला है कि जब हम डिफरेंस इन एपी के टर्म, समांतर श्रेणी के पदों में अगर अंतर दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार से। तो अब बोला जा रहा है कि 100वां पद, 100वां पद का मतलब है एन का मान कितना है, 100। तो आपका पहला पद यानी ए, और फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एस एन माइनस का वन, यानी 100 में से एक खत्म कर दो, 99 पदों का सम। ये हमसे ये बोलेगा फिलहाल। अब ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे जो डिफरेंस चला है ना उसमें ए का मान, डिफरेंस में ए की वैल्यू, इनके बीच का अंतर कितने का है, तो बोलोगे 1 का। तो अंतर मेरे पास में कितना आ गया, 1 आ गया, काम खत्म है। यहां पर वैल्यू लिख दो, आंसर आपका आ गया। ए का मान 3 प्लस में 99 पदों का सम कैसे निकालते हो, 99/2। सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a। ए का मान 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 99 में से एक चला जाएगा 98, और डी का मान 1 दिया जा रहा है। आप देखोगे तो यहां से 3 बन रहा है, प्लस इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो, ये दो ये दो ये दो कैंसिल कर देगा। नहीं समझे, अरे भैया 98 में से 2 कॉमन करेंगे तो 2, और ये वाला कॉमन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बनेगा भाई साहब 3, और यहां बनेगा 49। 49 दूना 98 होता है ना। तो अब इनको जोड़ो, पीटो, काटो, सब कर दो। 3 प्लस ये हो जाएगा 99, 3 प्लस में 99 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 52। अब भैया आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, हालांकि अब हम यूनिट डिजिट्स पे भी तो नहीं जा सकते, सभी के यूनिट डिजिट्स तो हमारे 8 8 8 नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ में इसको 99 को लिख सकते हैं क्या, कि 100, कैलकुलेशन सीखो तो जरा ऐसे भी सीख सकते हो, कर सकते हो कि ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 प्लस, और 100 का 52 के साथ में गुणा कराओगे तो 5200, माइनस का कितना हो जाएगा 52, 5200 माइनस का 52। तो भाई सीधा सीधा एक ही जवाब नजर आ रहा है, 5200 में से अगर 52 गया तो कितना बनेगा, 5148। एक चीज भैया, एक चीज मुझसे मिस्टेक हो गई, प्लीज यहां पर इसको सुधार लेना, कि जो हमारा पहला पद आना चाहिए ना वो इसका यही आएगा, ये वाला पहला पद नहीं लिया जाएगा। हमें केवल अंतर से मतलब होगा यहां पर, मुझे ना अंतर से केवल मतलब होगा, बस ध्यान रखना। मुझे 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 केवल और केवल डिफरेंस से मतलब होगा, जो हम कॉमन डिफरेंस सब में सेम निकाल लेते हैं। मुझे डी से मतलब है, पहला पद हमारा यही सीक्वेंस सीरीज का ही रहेगा, जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है। इसको थोड़ा सुधार लो भाई, इसको सुधार लेना बच्चे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है जी, 0 प्लस। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5148, 5148। यहां पर हमसे लोचा हो गया था, बाकी सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें सही हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर, एक बार सुन के देखो जरा। पहला पद 0 होगा भैया, इसको प्लीज सुधार लेना। हमारा जो पहला पद लिया जाएगा वो एक्चुअल सीरीज का लिया जाएगा, लेकिन डिफरेंस जो लिया जाएगा इनके अंतर के बीच का डिफरेंस लिया जाएगा, इतना इसमें अंतर है। एक क्वेश्चन और इसी का है।
चेक करके देख लेना एक बार। चलिए जी, एक क्वेश्चन और है। मान लो मेरे पास में एक एपी है, एक 2 3 6 11। अठारह। डॉट 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 डॉट। अब बड़े ध्यान से समझो, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है जी, मुझे इसका बताना है। देन 50वां पद बताना है आपको, T50। चलो आते हैं। ये तो हमारा पहला पद हो गया, जो पहला दिया जा रहा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है तो बोलोगे 1 का। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है तो 3 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 7 का। तो अब बड़े ध्यान से देखो, इनके इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है। एक जो नई सीरीज बन रही, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है तो बोलोगे 2 का डिफरेंस है। कंफर्म हुआ कुछ? अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 50वां पद। अगर 50वां पद चाहिए तो यहां से मुझे ए, सही है ना? ठीक है भैया। ए प्लस में, आप बोलोगे 50वें पद में मतलब ए प्लस एस, 50 में से एक कम कर दो, 49वें पद का योग। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है तो कहोगे भाई ए की वैल्यू है मेरे पास में 2, प्लस 49वां पद क्या हो जाएगा? 49वें पद का योग यानी 49। 49/2 ब्रैकेट में 2a। ए बोले तो कितना है? 2 है। प्लस में 48, और डी का मान कितना है तो कहोगे 2 हो गया। ये तो 2 है, प्लस में यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो खत्म कर देंगे। 48 2 50, 49 गुणा 50, 0 9 पना 45 4, 9 पना 45 4 और 5 को 20 4 24। ये हो जाएगा 2452। 2452, ठीक है जी, 2452। अच्छा जी, अभी से उसकी लत ना डलवाओ। टाइम कितना बाकी है बस ये बताओ मुझे। 15 मिनट है ना? ठीक है, चलो आइए। लास्ट क्वेश्चन में ए देखिए। भाई 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 भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, ए देख लिया मैंने। ए देख लिया। जो एक्चुअल सीक्वेंस होता है ना वही मेरा ए होता है। इसमें एक्चुअल सीक्वेंस क्या है? 2 है तो वही मेरा ए होता है। डी का जो मान होता है ना, डी का मान क्या होता है? इनके बीच का जो डिफरेंस निकला है ना, उनके बीच का अंतर डी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ठीक है। अब बार बार चेंज करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि ये थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि इतने शॉर्टकट्स होते हैं वो दिमाग में नहीं रहते हैं। रुक जाओ, ये फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एक काम करो, अभी रुक जाओ, इसे रहने दो। इसे रहने दो एक बार, फिर कल से मैं इसको कन्फर्म करूंगा। क्योंकि यहाँ पर ना को एक आना चाहिए, एक आना चाहिए। ये वाली सीक्वेंस का हम जो यहाँ पर ये जो हम सम निकालते हैं ना, चलो हम इसको एक इस तरीके से नोट कर देते हैं। चलो भाई नोट करो इसको। Sn-1, इसमें ना जो हमारी डिफरेंस की सीक्वेंस निकलेगी यानी सेकेंड,
जो हमारी सेकेंड सीक्वेंस होगी उसका उसी का ए का मान लिया जाएगा, उसी का ए लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ए होगा, ये वाला एक्चुअल सीक्वेंस का ए लिया जाएगा। अब ये तो दिक्कत है ना ट्रिक्स में। एक्चुअल सीक्वेंस का ए लिया जाएगा। हाँ चलो जी, अब यहां पर सुधार लो, ये तो ठीक है। देखो जैसे इसमें एक्चुअल ए का मान है एक्चुअल सीक्वेंस का ए, और जो S99 है ना, इसमें एक्चुअल सीक्वेंस का ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिफरेंस में ए का मान। मतलब इसके लिए ना मुझे कौन सा ए चाहिए होगा, तो इसके लिए ना मुझे कौन सा ए चाहिए होगा, ये वाला ए चाहिए होगा। सेम उसी प्रकार से इसके लिए जो एक्चुअल सीक्वेंस का मान है वो क्या है, पहला पद ए हो गया, लेकिन इस डिफरेंस का पहला पद वो एक आएगा, यहां पर क्या आएगा, एक आएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा, 48 और 1 49। इसको प्लीज सुधार लो यार, यहां पर 49 होगा, बार बार गड़बड़ हो रहा है। 49 और 49 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके बता देना। ठीक है भैया, मैंने यार चलो जी एक और सीक्वेंस लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करूंगा भाई, प्लीज रुक जाओ 1 मिनट। क्वेश्चन आपका ये है कि मान लो यहां पर मैंने लिखा 3 के बाद में लिखता हूं यहां पर कितना, 7। और डॉट 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 डॉट, मुझे बनाना है 24वां पद क्या होगा। तो भाई जो जो मेरे पास में ना जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो तो मेरा ए हो गया, वो मेरा ए हो गया। या मैं इसको किसी दूसरे डिनोट करना चाहो, दूसरे से डिनोट कर सकते हो, A1 से डिनोट कर सकते हो, या आप A2 से करना चाहो तो दूसरे वाले को A2 से भी कर सकते हो। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, बोलोगे भैया 4 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 5 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 6 का। मतलब आगे आने वाला पद कितने का होगा, 7। अब इनमें अंतर कितने का जा रहा है, इनमें अंतर कितने का जा रहा है, तो बोलोगे भाई इसमें जो अंतर जाएगा ना वो 1 का है, तो डी का मान 1 है। लेकिन जो ये वाला जो 4 काम करेगा ना वो योग के लिए काम करेगा, मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं ए डैश। ठीक है ना, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। जो दूसरे वाला जो डिफरेंस की जो मेरी सीक्वेंस निकल के आती है उसमें जो ए डैश होता है वो एस के लिए काम करेगा। देखो जी, मुझे कौन सा पद चाहिए, मुझे चाहिए 24वां पद। 24वें पद में क्या होता है कि ए प्लस में कितना हो जाएगा, S23, 23 पदों का योग। ए मतलब एक्चुअल सीक्वेंस का ए कितना दिया जा रहा है, 3 प्लस 23 पदों का योग कितना हो जाएगा, 23/2, 23/2 ब्रैकेट में 2a। लेकिन इसके लिए जो है ए का काम कौन करेगा, 4 करेगा, प्लस 23 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 22। और डी का मान कितना है, तो कहोगे भाई 1 है। ये तो मेरे पास में 3 आ गया, प्लस यहां से दो कॉमन कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, भाई ये वाला 2 और इधर से 2 कॉमन हो गया, खत्म। तो 11 और 4 15, 11 और 4 15, 15 दिया 45, 4 15 दूना 30 और 4 34। इसमें आपको 3 जोड़ देना है, 5 3 8, 348 आपका राइट आंसर है। नहीं, इसमें ये बात नहीं कही जा रही है कि एपी में बन रही है कि नहीं बन रही है। भाई हमने हेडिंग ही इसी वजह से डलवा रखी थी कि जो मेरे भी टर्म आएंगे ना उनका डिफरेंस एपी में होगा। देखो लिखा नहीं है, आप समझे नहीं यहां से बात, क्या लिखा है, डिफरेंस इन एपी। मतलब जो पद दिए जा रहे हैं उनके जो डिफरेंस होंगे वो समांतर श्रेणी में होने चाहिए, ये कहना चाहता है, डिफरेंस एपी में होना चाहिए। ठीक है जी, तो जब हम डिफरेंस एपी में करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, एक्चुअल पद जो हमारा पहले वाली सीरीज का ए होगा, बस। चलो जी कॉमन टर्म के बारे में बात कर लो। कॉमन टर्म इन 2AP, 2
समांतर श्रेणी दिए जाएंगे, लेकिन उसमें हमें कॉमन टर्म के बारे में बात करनी होगी। देखो जैसे 1 5 9 13 डॉट 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 है, इनके बीच का अच्छा अंतर कितने का जा रहा है, तो बोलोगे कॉमन डिफरेंस 1 में 4, 5 में 4, तो यानी कि 4 का। लेकिन इसके बीच का अंतर कितने का जा रहा है, तो 5 का। तो 3 में 5, 8 5 13 और 13 5 18, 5 का जा रहा है। ठीक है जी। तो अब इसका जो पहला पद कौन होगा, तो बोलोगे पहला उभयनिष्ठ पद 13 है और पहला उभयनिष्ठ पद 13 है। तो यानी हमारे पास में जो उभयनिष्ठ टर्म बना है, यानी कि कॉमन टर्म बना है, वो कितना आ गया, ए आ गया। ए का मान 13 हो गया। उभयनिष्ठ, ध्यान रखना, कॉमन टर्म मेरा कितना आया है, ए आया है। कॉमन टर्म मेरा कितना आया है, ए आया है, बस इतना ध्यान रखना आप। ठीक है जी। चलिए एक बार आप उसको चेक कर लेना, ठीक है रजनी सिस्टर, एक बार आप उसको चेक कर लेना और फिर मुझे उसमें टेलीग्राम पे भेज देना। ठीक है, मैं उसको चेक करके वेरीफाई करके बता दूंगा। ये मेरे पास में दो सीक्वेंस थे, दोनों सीक्वेंस के D1 और D2 यानी कॉमन डिफरेंस अलग अलग आए हैं, लेकिन इनके पास में कॉमन टर्म मेरे पास में जरूर बन गया है। पहला पद मिल गया 13। तो कह रहा है दोनों श्रेणियों के 10वां पद उभयनिष्ठ पद कौन सा होगा। उभयनिष्ठ पद का पहला पद कौन सा है, 13, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो देखो जब कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे ना D का मान, तो याद रखना इनका एलसीएम निकाल लिया जाता है D1 और D2 का। जब दो हमारे पास सीक्वेंस हो, दोनों सीक्वेंस के अलग अलग सार्वांतर भाग रहे हो, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो आएगा कॉमन सीक्वेंस के लिए, वो उनके एलसीएम की बात होगी। यानी कि हम D1 और D2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना मिल जाएगा, 5 और 4 का लासा 20, यानी कि ये 5 है ये 4 है, 20 आ गया। मतलब हमारे पास में कॉमन डिफरेंस 20 आ गया। पहला पद मेरे पास में 13 दिया जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है 10वां पद। 10वां पद क्या होगा, a प्लस में 9d। a की वैल्यू 13 है, 9 और d का मान 20 है। 9 दूना 18, 180, 180 प्लस में 10, यानी फिलहाल कितना हो जाएगा, 193। ऑप्शन नंबर बी राइट। मेरी सिस्टर, मेरी बहना, ये पहला कॉमन टर्म है, इसका मतलब है 20 के अंतर के बाद में एक दूसरा पद भी बनेगा, मतलब 33 इसका एक कॉमन टर्म हो जाएगा। तभी तो कॉमन डिफरेंस निकाला ना यहां पर, ये तुम्हें बताता है। चलो आओ, चलो अभी यहां तक रखते हैं, बाकी का कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। मिसलिनियस एपी बचा हुआ है और मिसलिनियस एपी के क्वेश्चन भी कल करा दूं। अगर आप चाहो तो कल क्वेश्चन भी मिसलिनियस एपी के करवा देता हूं, या सारे के सारे एपी के, बाकी फिर हम जीपी में आ जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा करे कमेंट करके जरूर बता देना कि अगर आपको प्रॉपर अभी कॉन्सेप्ट हम जीपी पढ़ाएं, फिर जीपी के बाद में एचपी, फिर इसके बाद एएम जीएम एचएम एंड कुछ स्पेशल कंडीशन, अगर हमें पहले कॉन्सेप्ट ही कवर करना है वो कर दो, या फिर हम एपी के हिसाब से करें। देखते हैं आप लोगों में कितनी डिफरेंसबिलिटी होती है ना, ये भी मैं चेक कर लूंगा आज। चलो जी बढ़िया। आज की क्लास कम समझ में आई है, ठीक है, एक बार उसको प्लीज दोबारा से रिमाइंड कर लेना, हो जाएगा बेहतरीन। ठीक है जी, कल मुलाकात करते हैं। सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।